विद्यार्थी मित्रों, भोलाभाई पटेल द्वारा लिखित घर कहानी के बारे में हमने अध्ययन किया था, जिसमें भाग 1 के तहत हम जब लेखक जो है वो शहर से गांव में अपने पुराने पुश्तैनी घर में रहने के लिए आ जाते हैं, वहां तक अध्ययन किया था। और जब वहां पे वो बैठ जाते हैं तो किस तरीके से वह घर जो है वो उनको पुरानी बातें याद दिलाते हैं और उनकी स्थिति क्या होती है। तो मैं व्यग्र हो गया, आंगन में खाट बिछाकर बैठ गया। अब वहाँ खाली नाद थी, खूंटे थे, परंतु ढोर डंकर नहीं थे। परंतु उस और देखते ही मानो वे सब एक साथ रंभाने लगे। मैं एकदम खड़ा हो गया, शून्य आंखों में भरा हुआ आंगन दिखता रहा। घर की यह खपरेल, इतने सारे शोमाशे में उसका संगीत सुना है। यह तोरण के बीच नीचे मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी थी और यही दादी दादा और पिताजी की अस्थियां बंधी थी। ऐसा लगा जैसे मेरा गला रुंध गया है। यानी कि वो वहाँ पहुँच गए और फिर वह वहाँ पहुँचकर इधर उधर नज़र करते हैं तो वो कहते हैं कि नाद यानी कि पशु को सारा खिलाने का पात्र जो है उनको देखते तो वहाँ पे और कुछ भी नहीं था, मगर पशु नहीं था। पर इसकी ओर नज़र डालने से वो सब रंभाने लगे, यानी कि गाय बैल सब जो है वो क्या करने लगे, बोलने में जुड़ गए। यानी कि सभी तरीके की स्थिति जो है वो उसे याद आने में लग जाती है। तो इसीलिए वह जो है वो सब की सब चीज़ों को याद करते हुए कहते हैं कि यहाँ पे तोरणे बंधे हुए थे, यहाँ पे मेरी बहनों विवाह मंडप में बैठी थी और दादा दादी एवं पिताजी की अस्थियाँ बंधी हुई थी। यानी कि अंतिम क्षण में उनको यहाँ पे ही रखा गया था। सभी चीज़ें उसे एक एक करके याद आने लगती है और तब उसे गला रुंधने लगता है, यानी कि रोना आ जाता है। घर के अंदर के कमरे में गया, बंद जर्जरित कमरा, अधिक मुखर लगा। पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा प्रकाश आ रहा था। एक समय यह कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठियों और पिटारों से भरा रहता था। वह सब तो कब का निकाल दिया है, परंतु अभी भी कोने में दही बिलोने का बड़ा मटका और खूंटी पर बड़ी रई लटकी है। बिलोने का यानी कि दही को हम छाछ बनाते हैं, यानी कि मक्खन बनाते हैं, उसे बिलोना कहते हैं। इसे इस तरीके का जो मटका होता है उस ज़माने में वह मटका वहाँ पे पड़ा है और उस बड़ी खूंटी पे रई लटकी हुई है। मैं यहाँ जन्मा था, मेरी संतानें भी अब, यानी कि वो कहते हैं अंदर कमरे की ओर जाते हैं और कमरे को देखकर वो कहते हैं कि जहाँ पे ये कोठियाँ यानी कि अनाज रखने की जो मिट्टी का बड़ा बर्तन होता है, ढेरी होती है, रई होती, खेलर यानी मंथनी होती है, ये सभी चीज़ें वहाँ पे देखते हैं वो। और वो कहते हैं कि दही मिलोनी की जो रई होती हैं वो भी वहाँ पे लटकी हुई है, मटका भी वहाँ पे पड़ा हुआ है और गुठलियों जहाँ थी वह तो कब से निकाल दी गई। यानी कि यहाँ पे सब के सब अनाज रखे जाते थे। मैं भी इसी घर में जन्मा था, मेरे संतानें भी इसी घर में जन्मी थी। बीच के खंड में जहाँ हम खाना खाते थे वहाँ से होकर फिर दालान में आता हूँ। माँ अकेली बैठी है, सब इस समय इधर उधर है। देखता हूँ कि बूढ़ी माँ रो रही है। माँ को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है, मगर अब इन सभी चीज़ों को देखते हुए लेखक जो है वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो वहाँ दालान में माँ बैठी है और वहाँ बैठी बैठी वो रो रही है। अब अधिक दिन निकाल सके ऐसा भी नहीं लगता। मैंने पास जाकर पूछा, क्या तू रो रही है माँ? और वह जोर से रो पड़ी। यह घर, बस इतना ही वह आंसू और हिचकियों के बीच बोल पाई। पिताजी के अवसान के समय नहीं रोई थी, इतना माँ उस समय रो रही थी। धीरे धीरे हिचकिया के बीच उसने कहा, यह घर मैं जी रही हूँ, तब तक मत निकालो। मैं अब कुछ दिनों की ही मेहमान हूँ, फिर तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो। परंतु माँ तूने ही तो कहा था, यानी कि वो अब अपने पुत्र से इन सभी चीज़ों को देखकर वो रोने लगती है और उसे कहने लगती है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस मकान को तुम मत निकालो। परंतु माँ तूने ही तो कहा था। कहा होगा, परंतु वापस यहाँ आने के बाद, नहीं इसे तुम मत बेचो। उनका रोना बंद नहीं हो रहा था। माँ को रोता देखकर मुझे दुख तो हुआ, परंतु आनंद विशेष हुआ। लगा कि उसका हृदय अभी भी जीवंत है, यानी कि इस स्थिति में देखकर उसे ऐसा लगने लगा कि माँ अभी भी जीवंत है, यानी कि सभी स्थितियों को उसे पता है।
उसे अभी जगह में जीवन में रुचि है। हम तो मान बैठे थे कि अब तो माँ बस दिन गिन रही है, परंतु घर के प्रति अब भी उसको गहरा राग है। घर निकाल देने के बात को लेकर मेरे मन में भी अंदर ही अंदर अपराध बोध तो था ही, परंतु अब तो एक प्रकार की तीव्र कसक उठी। घर को सभी की सहमति से बेचने का निर्णय लिया गया था। इकरारनामा भी हो चुका था, लेकिन इस दिन से प्रत्येक सदस्य घर की बात निकलते ही मौन हो जाता था। इतने में छोटा भाई मकान खरीदने वाले के साथ आया। घर के अन्य सदस्य भी एकत्र होकर माँ के आसपास बैठ गए थे। माँ को समझाने का प्रयत्न करने लगे। हम अधिक सुविधा वाला नया मकान इस गांव में ही बनाएंगे, इसी घर के पैसों से तुम कहोगी वैसा ही। माँ ने कहा, मैंने इस घर की सहतीर तक ईंटें चढ़ाई हैं, तुम्हारे पिता ने कितनी उमंगों से बांधा है, इसीलिए मेरे जाने के बाद भगवान करे कि तुम लोग महल बनवाओ। परंतु यह घर तो छोटा भाई समय की नज़ाकत समझ गया। उसने मकान खरीदने वाले से कहा, भाई कुछ समय के लिए तुम रुक जाओ, जब भी यह घर देंगे तब तुमको ही देंगे, जब भी बेचेंगे तब ये घर आपको ही बेचेंगे। मैंने देखा कि हम सब छाती पर से एक पत्थर सा हटा गया था। बरसात के बाद खुले आकाश जैसा माँ का मुंह देखकर मानो जर्जरित घर हंस रहा था। अदृष्ट गुरुदेवता की प्रसन्नता का स्पर्श सभी को हो रहा था। यानी कि माँ उस घर में आकर एकदम जीवंत हो जाती हैं और सभी तरीके की यादें उसकी ताज़ी हो जाती है और वो रोने लगती है। और तब उसको लेखक जो है वो समझाते हैं कि तुम्हारी ही अनुमति से इस मकान को हमने बेचने का निर्णय लिया था, मगर वो कहती हैं कि तब तो मैंने कहा था, मगर अब यहाँ पे आने के बाद सभी चीज़ें मुझे याद आने लग जाती हैं, इसीलिए जब तक मैं हूँ तब तक इस मकान को आप मत बेचिए। और उतने में छोटा भाई जो है वो किसी मकान खरीदने वाले को लेकर वहाँ पे पहुँच जाते हैं, मगर उसे देखकर वो माँ कहने लग जाती हैं कि ये मकान नहीं बेचना है। वो कहते हैं कि इसी मकान के पैसे से हम यहाँ पे तुम कहोगी वैसा मकान बनवाएंगे। तब वो कहते कि मेरे जाने के बाद आप महल बनवाओ, मगर अब तक ये मकान, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक इस मकान को बेचना नहीं है। और समय की नज़ाकत जो है, समय जो है इसको देख कर समझ जाता है छोटा बच्चा और कहने लगता है कि जब भी हम मकान बेचेंगे तुमको ही बेचेंगे, अभी आप कुछ समय के लिए ठहर जाइए। ठीक उसी तरह इस मकान के अंतर्गत जो पुराने संबंध जो है लेखक याद दिलाते हुए कहते हैं कि गांव के पुराने लेखक के पिता जो है उन्होंने पक्की ईंटों से बनवाया था। वो चिनाई के लिए, गारा बनाने के लिए गांव से आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी लाया करते थे। घर बनाने में घर के प्रत्येक सदस्य का पूरा सहयोग दिया गया था। उसी घर में लेखक के सभी भाई बांधवों एवं सभी व्यक्तियों का जन्म हुआ था। सभी के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत भी उसी घर में हुई थी और सभी संतान का जन्म भी उसी घर में हुआ था। इस तरीके से वह उनके भाई बहनों के मंडप जो थे वो भी उसी घर में लगे हुए थे। और अब वो पूरा जर्जरित हो जाता है तो उसके मन में होता है कि चलो मकान को बेच दिया जाए। और मकान के बेचने के बारे में सोचते हैं, तब वो कहते हैं कि कैसा भी है घर तो घर ही होता है। जिस तरीके से हम कहते हैं कुटुंब बनता है, परिवार बनता है, मगर घर तब बनता है कि सभी सदस्य एक साथ में रहते हैं और एक ही मकान में रहते हैं। तो इसलिए वो उनकी यादों को याद करते हुए कहते हैं कि मकान को हमें बेचना नहीं है। मगर अंत में वो कहते हैं कि इतने मकान में इतने पैसे, तो अगर जो हम फिक्स डिपॉजिट भी कर दें तो उससे भी कई सारे पैसे मिल सकते हैं। और अंत में वो सभी भाइयों से लेकर प्रवानगी लेकर, यानी कि सभी भाइयों से मिलकर उस मकान को बेचने का निर्णय करते हैं। तब वो सोचते हैं कि चलो एक बार तो पूरे के पूरे परिवार के साथ एक बार इस हमेशा के लिए मकान को बेच देना है। तो सब के सब जाकर कुछ समय के लिए वहाँ रह लेते हैं। और जब पूरा मकान जो है वो जर्जरित पड़ा हुआ था, उसी मकान में सभी सदस्य आकर रहने में लग जाते हैं। तो मकान जो है वो वहाँ पे आने के बाद लेखक एवं उसकी माँ जो है उनको पुरानी यादें सभी ताज़ी हो जाती हैं और मकान को बेचने का निर्णय वो वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो अब उसके प्रश्नों के बारे में पढ़ लेते हैं कि लेखक ने अपना कैसा घर बेचने का विचार किया, यानी कि पुश्तैनी। बंद रहने के कारण पुराना घर कैसा होता जा रहा था, जर्जरित होता जा रहा था। लेखक के पिताजी घर बनाने के लिए कहाँ से चिकनी मिट्टी लाते थे, तो आबा तालाब से। लेखक की माँ क्यों रोने लगी, घर बेचने के कारण, खेत में नुकसान होने के कारण।
और पिता का अवसान और अकेली रहने के कारण। यहाँ पे उन्होंने कहा कि लेखक की माँ क्यों रोने लगी, यानी कि घर बेचने के कारण, खेत में नुकसान, पिता का अवसान और अकेली रहने के कारण, यानी कि घर बेचने के कारण। घर बेचने का जो विचार जो था लेखक का, वह उनको याद आ जाता है, तब वो उसे देख कर वो क्या करने लगती है, रोने में लग जाती है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, ठीक उसी तरह आपको ये सभी प्रश्नों के उत्तर भी इस पद्य गद्य को पढ़कर आपको लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।